तो हमारा टॉपिक चल रहा था लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ वेक्टर्स। तो इसके पहले वाली वीडियो में हमने 3 एग्जाम्पल सॉल्व किए थे। अभी ये चौथा एग्जाम्पल, इन्वेस्टिगेट द लीनियर डिपेंडेंस और इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स। मतलब हमें पता करना है कि ये जो हमें वेक्टर्स दिए हैं ये लीनियरली डिपेंडेंस है कि लीनियरली इंडिपेंडेंस है, ये हमें पता करना है। ऑल्सो फाइंड रिलेशन इफ पॉसिबल, और उन वेक्टर्स के बीच में अगर रिलेशनशिप होंगी तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो पिछले वीडियो में मैंने एक बात बताई थी, रिलेशनशिप कब पॉसिबल होती है, कब हम रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जब हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो। अगर वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो क्या लिखना है आपको, रिलेशनशिप डज नॉट एग्जिस्ट। और वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होंगे तो रिलेशनशिप हम निकालेंगे। रिलेशनशिप हम कैसे निकालते आपने पिछले वीडियो में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें चेक करना है कि ये जो वेक्टर्स दिए हैं ये लीनियरली डिपेंडेंट है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो सबसे पहले तो हम वही चेक करते। तो प्रोसीजर तो आपको पता है। अभी इस क्वेश्चन में कितने वेक्टर्स दिए हैं, 4। x1 यानी पहला वेक्टर, सेकंड वेक्टर, थर्ड वेक्टर, फोर्थ वेक्टर। इस क्वेश्चन में हमें 4 वेक्टर दिए हैं। तो हमने लिखा सॉल्यूशन गिवन 4 वेक्टर्स आर, चारों वेक्टर्स लिख लिया। फिर हमें एक बात पता है, जितने वेक्टर्स होंगे उतने ही हमें क्या लेना पड़ता है, स्केलर। तो 4 वेक्टर है तो हम 4 स्केलर लेंगे और उनको हमेशा हम नाम क्या देते हैं, K1, K2, K3, K4, ठीक है। फिर उसके बाद हमें कंसीडर करना पड़ता है मैट्रिक्स इक्वेशन। ये सब कुछ मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। हमें पता है अगर हमारे पास 4 वेक्टर है तो हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन क्या होता है, K1 x1 प्लस K2 x2 प्लस K3 x3 प्लस K4 x4 इक्वल टू 0। अगर क्वेश्चन में 3 वेक्टर होते, जैसे हमने जो पहला एग्जाम्पल किया था उसमें कितने वेक्टर थे, 3 वेक्टर थे, इसीलिए हमारा मैट्रिक्स इक्वेशन x3 तक आया था क्योंकि 3 वेक्टर थे। अभी इस क्वेश्चन में कितने वेक्टर है, 4 वेक्टर है, इसीलिए हमारा इक्वेशन आया x4 तक। इसको इक्वेशन 1 देते हम। फिर हम क्या करते, ये जो x1 x2 x3 x4 है इस इक्वेशन 1 में पुट करते, ठीक है। तो देखो K1 को एज इट इज लिखना पड़ता है और x1 की जगह ये जो गिवन वेक्टर है वो लिखा। फिर प्लस K2 एज इट इज लिखते हैं, x2 की जगह गिवन वेक्टर, प्लस K3 एज इट इज x3 की जगह गिवन वेक्टर, प्लस K4 एज इट इज लिखा और x4 की जगह x4 लिखा और इक्वल टू 0। फिर ये इक्वेशन बनाने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। जैसे ये हमारा पहला वेक्टर है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो जो हमारे वेक्टर है उनको हम वर्टिकल में लिखते, 1 2 4। और इस वेक्टर के बाहर कौन सा स्केलर है, K1। तो हर एलिमेंट के साथ उस स्केलर को लिख लेना, K1 K1 K1। फिर दूसरा वेक्टर भी वर्टिकली लिखना, +2 -1 +3। और इसके बाहर कौन सा स्केलर है, K2, तो हर एक के साथ K2। फिर इसको भी +0 +1 +2। आपको पता है अगर साइन कुछ नहीं है मतलब प्लस लिखते हैं हम, ठीक है। 1 के सामने कुछ नहीं मतलब प्लस होता है ना। और इसके बाहर कौन सा है, स्केलर K3, तो हर एक के साथ K3। फिर इसको भी लिखेंगे वर्टिकल, -3 +7 +2। और इसके बाहर कौन सा स्केलर है, K4, तो हर एक के साथ आएगा K4 और इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन 2 देंगे क्योंकि 1 इसको दिया है, तो 2 3 4।
फिर हम उसके बाद क्या करते थे, इक्वेशन को कंसीडर करते थे। तो देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे उसमें हमने दो ही इक्वेशन कंसीडर किए थे। अब यहाँ पे तो मैंने तीन इक्वेशन ली है, तो ये कैसे पता करेंगे कि कब दो लेना है कब तीन लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले ये बाद में बताता हूँ। ठीक है, लिखेंगे कैसे हम, जितने भी हमने स्केलर सिलेक्ट किए हैं K1 K2 K3 K4 इनको लिख लेना। कैसे लिखना, K1 लिखना इक्वल टू K2 लिखना इक्वल टू K3 लिखना इक्वल टू K4 लिखना। फिर साइन देना। साइन क्या, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होंगी, प्लस से, प्लस माइनस अल्टरनेट साइन आपको देते जाना है। अब देखो कब आपको दो इक्वेशन कंसीडर करने, कब आपको तीन इक्वेशन कंसीडर करने। तो देखो स्टार्टिंग में आपको दो ही इक्वेशन लेके देखना है, तो पहले ये लिख मत लेना, बस यहाँ तक लिखना। और ऐसे देखना अगर हमने दो इक्वेशन लिए, कौन से, स्टार्टिंग के ही इक्वेशन लेते थे हम। मान लो इस क्वेश्चन में हमने सिलेक्ट किया इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, बराबर है। फिर हम इसके नीचे लिखने के लिए हम K1 को हाइड करते थे, तो K1 को छुपाया, तो क्या बचा था, फिर क्या बचेगा, 2, यहाँ पे लिख रहा हूँ -1 0 1 -3 7। जैसे आपको दिखा कि यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर नहीं बन रहा। ठीक है, स्क्वायर आपको पता है ना, जितने रो उतने कॉलम। तो यहाँ पे रो कितने हैं, दो, हॉरिजॉन्टल, फर्स्ट रो सेकंड रो, फिर क्रॉस। कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। तो यहाँ पे तो हमारा स्क्वायर नहीं बन रहा। क्यों, क्योंकि रो दो है और कॉलम तीन है। अगर ये दोनों अलग अलग रहे तो ये स्क्वायर नहीं होता है। स्क्वायर कब होता है, जब ये दोनों सेम हो। और हमें पता है जब ये स्क्वायर है ही नहीं तो इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि डिटर्मिनेंट किसका निकलता है, जब स्क्वायर हो, यानी रो और कॉलम सेम होंगे तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो तभी आपको समझ लेना है कि इस क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन नहीं लेना है। ठीक है, ऐसे ही आपको करके देखना है। ऐसे K1 को हाइड करना और देखना कितने रो है, ये तो पूरा एक रो है और ये दूसरा रो है, दो रो है। और कॉलम यहीं पे चेक कर लेना, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो मतलब रो दो है और कॉलम तीन है। तभी समझ जाना कि इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन नहीं लेना है हमें। कितने इक्वेशन लेना है, तीन इक्वेशन। तो तीन इक्वेशन पे जाना। तो तीन इक्वेशन के लिए स्क्वायर मिलेगा क्या, देख लेना। तो कैसे करेंगे, ये तीनों इक्वेशन अभी लेना पड़ेगा, क्योंकि दो इक्वेशन से तो हमारा काम नहीं हो रहा। तो फिर K1 को हाइड करना, देखना कितने रो है, एक दो तीन, और कॉलम देखना एक दो तीन, मतलब जितने रो है उतने ही कॉलम है, तो स्क्वायर बन रहा है। और स्क्वायर बन रहा है तो हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हमें इस क्वेश्चन में तीन इक्वेशन लेने पड़ेंगे, दो इक्वेशन की बजाय। इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4। जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था उसमें दो इक्वेशन लेने के बाद ही स्क्वायर बन रहा था। जैसे ये पहला एग्जाम्पल, तो हमने दो इक्वेशन लिए, बराबर है। तो दो इक्वेशन लेने के बाद देखो स्क्वायर बन रहा है, जितने रो है उतने कॉलम है। तो इसीलिए दो इक्वेशन से हमारा काम चल गया। बट इस क्वेश्चन में दो इक्वेशन अगर आपने लिए तो 2/3 का बन रहा है, मतलब ये स्क्वायर नहीं है। तो स्क्वायर नहीं है तो इसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। ठीक है, हमारा स्क्वायर रहेगा तभी हम डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं।
तो आपको समझ में आ गया होगा कब 2 इक्वेशन कंसीडर करने हैं, कब 3 इक्वेशन। तो ये तो पता है फिर कैसे लिखना है। K1 के नीचे लिखना है तो K1 को हाइड करते हैं, फिर बचे हुए एलिमेंट्स लिखना 2 - 1 3 2 - 1 3 0 1 2 0 1 2 -3 7 2 -3 7 2। फिर K2 को हाइड करते हम 1 2 4 1 2 4 0 1 2 0 1 2 -3 7 2 -3। फिर K3 को हाइड करना, लिख लेना। फिर K4 को हाइड करना, लिख लेना। और इनका ऑर्डर क्या है 3 बाई 3। तो दोनों सेम है, जितने रो है उतने कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते। तो आपको देखो 2 बाई 2 का तो हमने मैनुअली निकाला था, बहुत आसान था, मैनुअली निकाल सकते थे। इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते थे, फिर माइनस इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। पर 3 बाई 3 का मैनुअली निकालने जाओगे तो बहुत समय लगेगा। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट कैल्सी की मदद से डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है, इसको कैल्सी में डालना और डिटर्मिनेंट निकाल लेना। तो इसका डिटर्मिनेंट आएगा -9, इसका आएगा -12, इसका आएगा -5 और इसका भी आएगा -5। ठीक है, और ये ऊपर का तो हम एज इट इज लिख लेते ऊपर। फिर सबसे पहले देख लेना है कहीं पे साइन कैंसल हो रहा है क्या। तो हमें पता है ऊपर और नीचे माइनस रहा दोनों जगह, तो वो कैंसल हो जाता है। तो यहाँ पे भी माइनस था, यहाँ पे भी माइनस था, तो ये हो गया कैंसल। यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो ये हो गया कैंसिल। फिर बचा क्या, K1 के नीचे -9, ये तो दोनों कैंसिल हो गया, तो ये आ गया। अब देख लेना कहीं यहाँ पे डिवाइड होता है क्या। तो डिवाइड करने की मैंने ट्रिक क्या बताई थी, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 5। साइन भूल जाना, जब आप डिवाइड के बारे में सोचोगे तो साइन भूल जाना। तो सबसे छोटी वैल्यू है 5। क्या 5 से सभी को डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डिवाइड किया तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो पॉइंट में आंसर आया मतलब कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, ये मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। अगर डिवाइड करने के बाद पॉइंट में आंसर आ रहा है तो डिवाइड मत करना, वही आपके आंसर हो जाएंगे। क्योंकि अगर 5 से हमने डिवाइड किया इसको तो -9 डिवाइडेड बाय 5 कितना आएगा, पॉइंट में आंसर आ रहा है। पॉइंट में आ रहा तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो 5 से तो हो नहीं रहा, तो फिर एक बार देख सकते कि 5 से कम की वैल्यू से डिवाइड हो रहा कि नहीं। तो हमेशा ध्यान में रखना, जैसे हमारी छोटी वैल्यू कौन सी थी 5, तो फिर 4 से 3 से या 2 से 1 से तो डिवाइड करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो देखो, तो हर एक से देखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमारी छोटी वैल्यू कौन सी थी 5, तो 5 से तो डिवाइड नहीं हो रहा था, तो फिर डायरेक्ट कहा जाना 5 का हाफ करना। देखो जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ वो ध्यान, 5 का हाफ कितना होता है 2.5। तो 2.5 से तो डिवाइड नहीं कर सकते, तो 2.5 से कम कौन सा है 2। तो 2 से डिवाइड हो रहा क्या, एक बार देख लेना, क्या 2 से डिवाइड हो रहे कि सभी नहीं हो रहे। क्योंकि 2 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। ठीक है, और 2 के नीचे तो कोई है नहीं, तो ये डिवाइड करने की ट्रिक थोड़ा ध्यान में रखो। ठीक है, मान लो देखो, एक में और एक बता देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे होता मान लो
चलो सिंपल लिया मैंने। अब हमें डिवाइड के लिए क्या ट्रिक बताई थी, सबसे छोटी वैल्यू देखना। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 4। तो क्या 4 से हर एक को डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा। देखो 4 से इसको तो डिवाइड हो जाएगा, है ना। 4 डिवाइडेड बाई 4 वन आ जाएगा। लेकिन 6 डिवाइडेड बाई 4 करने जाओगे आप तो पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट में आ रहा मतलब डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हर एक को डिवाइड होना चाहिए था। इसको तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसको भी हो जाएगा, लेकिन इन दोनों को नहीं हो रहा। तो हर एक को डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड, यानी पॉइंट में आंसर नहीं आना चाहिए। तो देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी, 4। अब 4 से नीचे क्या क्या आता है, 3, 2, 1। तो हर एक से चेक करने की जरूरत नहीं है। क्या ट्रिक बताई थी, 4 के आधा कितना होता है, 2। तो 2 से डिवाइड हो रहा क्या देखना, या फिर 2 के नीचे। तो 2 के नीचे तो 1 ही है, तो 1 से देखने की जरूरत नहीं है। तो क्या 2 से हो रहा है क्या, तो 2 से अगर डिवाइड किया तो हो रहा है। देखो यहाँ पे भी होता है, पॉइंट में आंसर नहीं आएगा। यहाँ पे कितना आएगा, 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 6। तो ये डिवाइड को आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मान लो अगर वैल्यू आपकी छोटी वैल्यू आती 8, और मान लो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से हाफ कितना होता है, 4। फिर 4 के नीचे लिख लेना, ये 7, 6, 5 लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी छोटी वैल्यू मान लो 8 है, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो 8 से आधा कितना होता है, 4। तो 4 से देखना है डिवाइड होता है कि नहीं, ठीक है। 8 से नहीं हो रहा, तो फिर 8 के आधे कितने होते हैं, 4। तो 4 से डिवाइड हो रहा क्या देखना। अगर 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो 4 का आधा कितना होता है, 2। तो 2 से डिवाइड करके देखना। अब 2 से आधा होता है 1, तो 1 से तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटी वैल्यू देखना, ठीक है। सबसे छोटी वैल्यू, तो उससे डिवाइड हो रहा क्या देख लेना। अगर उससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो उसकी आधी वैल्यू करना। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने बताया, मान लो छोटी वैल्यू है 8, 8 से सभी को डिवाइड हो रहा क्या, नहीं हो रहा। तो 8 से आधा कितना होता है, 4। 4 से देखना सभी को डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। सभी को कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा, तो फिर 4 से आधा कितना होता है, 2। तो क्या 2 से सबको डिवाइड हो रहा है क्या, कंप्लीटली हो रहा होगा तो करना। अगर 2 से भी नहीं हो रहा, तो 2 से तो आधा 1 होता है, तो 1 से तो डिवाइड करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो ऐसे मैंने ट्रिक बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान लो अभी एक समझने के लिए, जैसे ये वैल्यूज़ है, तो हम सबसे पहले छोटी वैल्यू देखते। तो छोटी वैल्यू कौन सी है हमारी, 8। तो 8, 8 है। अब 8 से सभी को डिवाइड हो रहा क्या, कंप्लीटली नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट में आंसर आ जाएगा। यहाँ पे तो 8 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे करने जाओगे तो पॉइंट में आंसर आएगा, मतलब 8 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो 8 से आधा कितना होता है, 4। तो 4 से चेक करना सभी को डिवाइड हो रहा क्या। देखो यहाँ पे भी 4 से डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, यहाँ पे भी हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं हो रहा 4 से, क्योंकि 4 से डिवाइड करने जाओगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। तो बट हमें तो सभी को डिवाइड करना था, तो 4 4 भी पॉसिबल नहीं। फिर 4 से आधा कितना होता है, 2। 2 से हो रहा क्या सभी को, अगर यहाँ से किया तो 2 से हो रहा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 4, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 6। तो कंप्लीटली डिवाइड सभी की जगह हो रहा, तो फिर हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो ऐसी ट्रिक आपको ध्यान में रखना है डिवाइड के लिए। तो यहाँ पे तो डिवाइड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यही आपके आंसर हो जाएंगे, K1 -9,
K2 12, K3 -5 और K4 5। ठीक है, फिर हम स्टेटमेंट क्या लिखते, क्योंकि ये सारी वैल्यू ज़ीरो तो नहीं है, तो फिर क्या लिखते, ऑल स्केलर वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू ज़ीरो। और यहाँ पे ट्विस्ट क्या आया है, ठीक है, अभी देखो, जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने दो इक्वेशन सिलेक्ट किए थे और बचे कितने थे, दो। तो जितने इक्वेशन बचे हैं उनको चेक करना पड़ता था कि इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। ठीक है, जितने भी इक्वेशन बचते थे उनको हम चेक करते थे। यहाँ पे कितने इक्वेशन बचे, 4 और 5 बचा था। फिर हमने सेकंड एग्जाम्पल किया था, उसमें भी वही था। और जो थर्ड एग्जाम्पल लिया था हमने, थर्ड एग्जाम्पल में एक ही इक्वेशन बचा था, तो इसको भी हमने चेक किया था कि सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, है ना। तो जितने भी इक्वेशन बचते हैं हम चेक करते हैं उनको कि वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो एक भी इक्वेशन नहीं बच रहा है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे तीनों सिलेक्ट कर लिए थे। 2 को भी सिलेक्ट किया था, 3 को भी किया था और 4 को भी किया था। और 4 के बाद तो यहाँ पे इक्वेशन है ही नहीं, तो यहाँ पे ये स्टेप करने की ज़रूरत है ही नहीं। ये जो हम स्टेप करते थे, चेक वेदर ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड और नॉट, ये स्टेप आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई इक्वेशन यहाँ पे बचा ही नहीं है। और हमें एक बात पता है, जिनको हम सिलेक्ट करते हैं इक्वेशन को, वो क्या होता है, ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते हैं। जिनको भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना, सिलेक्ट करते हैं, जैसे हमने 2 को किया, 3 को किया और 4 को किया, वो हमेशा सेटिस्फाइड होते हैं। मतलब 2 भी सेटिस्फाइड है, 3 भी सेटिस्फाइड है, 4 भी सेटिस्फाइड है। मतलब ऑल इक्वेशन कैसे हमारे सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेना, एंड ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। और हमें पता है अगर हमारे सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड है तो हमारे वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और अगर सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड नहीं है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट। और हमें पता है जब हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं तब हमें रिलेशनशिप निकालनी पड़ती है, तो हम रिलेशनशिप निकाल लेंगे। तो रिलेशनशिप के लिए क्या करते, यहाँ पे मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हम, ये वाला मैट्रिक्स इक्वेशन। और इस मैट्रिक्स इक्वेशन में K1, K2, K3 एंड K4 की वैल्यू पुट करते हैं। तो जैसे K1 की जगह क्या आएगा, -9। ठीक है, डायरेक्ट ये स्टेप लिखना, बताया था मैंने। K1 की जगह -9, x1 एज इट इज। K2 कितना है, 12 है, मत 12 कुछ नहीं, मतलब साइन प्लस, तो +12 x2। K3 कितना है हमारा, -5, तो डायरेक्ट -5 लिख लेना, और x3 एज इट इज। K4 कितना है, 5, यानी +5, x4 इक्वल टू 0। और मैंने बताया था अगर स्टार्टिंग में माइनस आया तो क्या करना, मल्टीप्लाई बाय माइनस। और माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, साइन चेंज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पे प्लस है वहाँ माइनस लिखेंगे, और जहाँ माइनस है वहाँ प्लस लिखेंगे। तो यहाँ पे -9 है तो +9 आएगा, +12 है तो -12, -5 है तो +5, और +5 है तो -5, बाकी एज इट इज़। और ये हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड रिलेशनशिप। ठीक है, अब इसके जैसा प्रॉब्लम है फिफ्थ। अब इसमें भी 4 वेक्टर थे, इसमें भी 4 वेक्टर है। डिफरेंस क्या है, इसमें एलिमेंट कितने थे, 3, 1 2 3, इनको एलिमेंट बोलते हैं ना, 1 2 3। और इसमें एलिमेंट कितने हैं, 4, 1 2 3 4। हमें पता है अगर एलिमेंट 3 है तो इक्वेशन भी यहाँ पे 3 बनते हैं। और अगर एलिमेंट हमारे 4 है
तो यहाँ पे इक्वेशन भी 4 बनेंगे। ठीक है, तो आपको ये तो अभी स्टेप्स पता है यहाँ तक, ये इक्वेशन कैसे बनाना है। तो हम अब अगर पहले तो हम चेक करते हैं दो इक्वेशन से हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा। तो यहाँ पे बनता क्या हमारा काम दो इक्वेशन के। तो चेक चेक कैसे करते, K1 को हाइड करेंगे। मान लो अगर हमने दो इक्वेशन लिए स्टार्टिंग के 2 और 3, तो K1 को हाइड किया तो कितने रो है, 1 2, 2 रो है और कॉलम कितने हैं, 1 2 3। रो 2 है और कॉलम 3 है, तो स्क्वायर है क्या, ये नहीं है क्योंकि रो और कॉलम अलग अलग है। रो हमारे 2 है, कॉलम 3 है, तो ये स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब होता है, जब ये दोनों सेम हो। तो ये तो दोनों अलग अलग है, तो जब अलग अलग रहेंगे तो उसका डिटर्मिनेंट हम नहीं निकाल सकते। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 3 इक्वेशन लेके देखना पड़ेगा। तो 3 इक्वेशन हम लेंगे 2 3 4, तो फिर देखना कि क्या स्क्वायर बनेगा क्या। तो चलो K1 को हाइड करके देखना। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रो है और कॉलम 1 2 3, मतलब 3 रो है और 3 कॉलम है। मतलब इसमें 3 इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा, 2 इक्वेशन से नहीं हो रहा था। तो इस क्वेश्चन में भी हमें 3 इक्वेशन लेना पड़ेगा, सेकंड थर्ड फोर्थ। और फिर ये तो पता है आपको ये कैसे आते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स। K1 के नीचे है तो K1 को हाइड करते, K2 के वक्त K2 को, K3 के वक्त K3 को और K4 के वक्त K4 को। और फिर इनको डायरेक्ट कैल्सी में डालना, डिटर्मिनेंट निकालना। अब देखो फिर हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, साइन नहीं, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस कहीं पे भी नहीं है। फिर देखते हम डिवाइड होता है कि नहीं होता है। तो क्या ट्रिक बताइए, इनमें से सबसे छोटी वैल्यू देखना, छोटी वैल्यू कौन सी है, 9। तो क्या 9 से सबको डिवाइड हो रहा, क्या हो रहा, इसको भी 9 से डिवाइड हो रहा है, इसको भी, इसको भी, इसको भी। देखो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। और K1 की वैल्यू 2। फिर मैंने बताया था ये जो माइनस है ये इसको जाएगा, तो K2 की वैल्यू कितनी आएंगी, -6, K3 की 1, और ये भी माइनस इसको जाएगा, तो K4 की वैल्यू -2। फिर ये सभी वैल्यू ज़ीरो है क्या, नहीं है, तो ऑल स्केलर वैल्यूज आर नॉट इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कितने इक्वेशन बचे, 3 तो हमने सिलेक्ट कर लिए थे, तो यहाँ पे अभी एक इक्वेशन बचा है। तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको हमें चेक करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में चेक करने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि कोई भी इक्वेशन यहाँ पे बचा नहीं था, बट इस क्वेश्चन में एक इक्वेशन बचा है तो हमें चेक करना पड़ेगा ये सेटिस्फाइड हो रहा कि नहीं हो रहा। तो इसको लिख लेना यहाँ पे, ये तो पता है, ये सब लिख लेना, इक्वेशन 5 लिख लिया। अब हमें पता है इक्वल टू के इधर की राइट हैंड साइड, इक्वल टू के इधर की लेफ्ट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड की वैल्यू तो हमेशा क्या होती है, 0। सॉल्व किसको करते हम, लेफ्ट हैंड साइड को, तो इस लेफ्ट हैंड साइड को लिख लेना। और इसमें K1 K2 K3 एंड K4 की वैल्यू पुट करना, बाकी एज इट इज़ 1 एज इट इज़, K1 की वैल्यू 2, K2 की वैल्यू -6, K3 की वैल्यू 1, K4 की वैल्यू -2। इनको कैल्सी में डालना डायरेक्ट, आंसर आएगा 0। और हमें पता है जब भी ये दोनों वैल्यू सेम आएंगी तो क्या लिखना, एज LHS इक्वल टू RHS। और जब LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू सेम होती है तो हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। दोनों वैल्यू अगर सेम है तो क्या लिखना पड़ता है, सेटिस्फाइड। अगर दोनों वैल्यू अलग है तो नॉट सेटिस्फाइड। तो कौन सा इक्वेशन चेक कर रहे थे, 5, इसीलिए इक्वेशन 5। तो हमारे सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे, ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाइड होते ही है।
जिनको भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करते वो सेटिस्फाइड होते हैं। इसको चेक किया तो ये भी सेटिस्फाइड हुआ। तो सारे इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहे तो लिख लेना ऑल इक्वेशन आर सेटिस्फाइड। और हमें पता है सारे इक्वेशन अगर सेटिस्फाइड हो रहे तो वेक्टर्स कैसे होते हैं, लीनियरली डिपेंडेंट। और लीनियरली डिपेंडेंट है तो रिलेशनशिप हमें निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में पूछा ही है, सबसे पहले तो इन्वेस्टिगेट करना था लीनियरली डिपेंडेंस है कि नहीं है, तो लीनियरली डिपेंडेंस है। फिर फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम इफ पॉसिबल। तो पॉसिबल कब होता है, जब हमारे वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट हो। ठीक है, अब यहाँ पे डिपेंडेंट की जगह डिपेंडेंस लिखा है तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो रिलेशनशिप के लिए हम मैट्रिक्स इक्वेशन लिखते हैं और इस मैट्रिक्स इक्वेशन में K1, K2, K3, K4 की वैल्यू पुट करेंगे, बाकी एज इट इज़। तो K1 की वैल्यू क्या है, ये स्टेप आप स्किप कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे बताया मैंने, K1 की वैल्यू 2 तो लिख लिया 2, x1 एज इट इज़। K2 की वैल्यू -6 तो डायरेक्ट -6 लिख लेना, x2 एज इट इज़। K3 की वैल्यू 1 तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, तो सिर्फ x3 आएगा। और K4 की वैल्यू -2 तो डायरेक्ट -2 और x4 इक्वल टू 0। और यहाँ पे देखो स्टार्टिंग में माइनस है क्या, नहीं है, तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था। स्टार्टिंग में माइनस था इसीलिए मल्टीप्लाई बाय माइनस किया था। बट अगर स्टार्टिंग में माइनस नहीं है तो मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ डाउट होंगे तो आप पूछ लेना मुझको, ठीक है।